हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सोशियोलॉजी का टॉपिक पॉजिटिविज्म, और इस वीडियो के बाद मैं इसके क्रिटिक्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। सो वी कैन स्टार्ट। पॉजिटिविज्म बेसिकली इट्स मेथड ऑफ इंक्वायरी है, एंड इट्स आल्सो नोन एज सम सोशल साइंस पैराडाइम, जिसमें पॉजिटिविज्म भी आता है। और दूसरे पैराडाइम्स वी नीड टू स्टडी इज कन्फ्लिक्ट पैराडाइम है, जो कि मार्क्स से डिराइव होता है, कार्ल मार्क्स से। मार्क्सिस्ट भी के जो भी डिफरेंट राइटिंग है बेसिकली वहाँ से आया है, कन्फ्लिक्ट पैराडाइम। एंड देन यू हैव सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसमें जीएच मीड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एंड देन यू हैव इथनो मेथोडोलॉजी and structural functionalism and feminist paradigms. So I will be discussing all these social science paradigms. ये सारे बेसिकली कह सकते हो कि कोई भी रिसर्च करते हैं तो दीज आर द लेंसेज एंड यू कैन से मेथड ऑफ इंक्वायरी है कि कैसे किसी भी सब्जेक्ट मैटर को कैसे आप अंडरस्टैंड करोगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ मेथड ऑफ इंक्वायरी। सो देखते हैं कि पैराडाइम बेसिकली होता क्या है। सो पैराडाइम इज बेसिकली नथिंग बट it can be defined as a social science inquiry is interplay of theory and research, logic and observation, induction and deduction, and the fundamental frames of reference known as paradigm. So you can simply say कि ये आपका frames of reference है। Basically this thing you can underline, this is basically frames of reference। आगे देखते हैं। So आज मैं डिस्कस करूंगा पॉजिटिविज्म, ए मेथड ऑफ इंक्वायरी। मैंने आपको बताया बेसिकली दिस इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी। आगे जाते हैं। एंड बेसिकली पॉजिटिविज्म में आपके दो थिंकर्स मेन है। आपका है दुर्खीम है, एंड देन यू हैव बेसिकली अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट को कह सकते हो कि ही इज अ फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म एज वेल एज ही इज नोन एज ए फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने सोशियोलॉजी एज ए टर्म को कॉइन किया था 1822 में। ड्यूरिंग 1830 एंड 1892 दैट ही पब्लिश्ड 6 वॉल्यूम्स ऑफ, ये आप याद कर सकते हो, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। आपके नेट जेआरएफ और जेएनयू के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। एंड ड्यूरिंग 1851 एंड 1854 he published 4 volumes of System of Positive Politics. So ये भी important है। ये दो बुक you have to remember. Society as a phenomena that can be studied scientifically. So इन्होंने बोला कि सोसाइटी को हम साइंटिफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Prior to Comte, time religious paradigms generally predominated in explanation. So before Comte का जो भी अभी पॉजिटिव हम देखते हैं पॉजिटिविज्म, उससे पहले क्या था कि रिलीजियस पैराडाइम, बेसिकली रिलीजन के बेसिस पे हम समझते थे जो भी हमारे सराउंडिंग में चीजें होती थी। पीपल ऑफन सॉ द स्टेट ऑफ सोशल अफेयर्स एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स विल। सो जो भी चीजें होती थी उसको हम मान के चलते थे कि गॉड विल्स के कारण हो रहा है। कॉम्ट सेपरेटेड हिज इंक्वायरी फ्रॉम रिलीजन। सो कॉम्ट, मैंने सेकुलरिज्म पे भी वीडियो बनाया, उसको भी देख सकते हो कि कैसे सेकुलरिज्म बेसिकली है जो कि ये भी कर रहे हैं। कॉम्ट सेपरेटेड हिज इंक्वायरी फ्रॉम रिलीजन। सो रिलीजन से आप सेपरेट करके कैसे इंक्वायरी कर सकते हो। ही फेल्ट दैट रिलीजियस बिलीफ कुड बी रिप्लेस्ड with scientific study and objectivity. So scientific study you must be knowing कि अभी आगे मैं बताऊंगी होता क्या है, and then objectivity। ये दो बेसिकली आप कह सकते हो पिलर्स है पॉजिटिविज्म का। ठीक है, तो अगस्ट कॉम्टे ने, you must be knowing, he gave the law of 3 stages of history. So what are these 3 stages? He said कि पहला स्टेज था थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरा आपका मेटाफिजिकल स्टेज था, एंड देन पॉजिटिव स्टेज था। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि ये तीनों स्टेज क्या क्या थे। सो बेसिकली पहले मैं आपको टाइम पीरियड बताता हूँ। हिज पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि 3rd स्टेज है, पोस्टुलेटेड 3 स्टेज ऑफ हिस्ट्री। ए थियोलॉजिकल स्टेज प्रीडोमिनेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड अंटिल 1300 सेंचुरी। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि जब 13 CE था तब आपका इस टाइम तक आपका रिलीजियस प्रीडोमिनेट कर रहा था, थियोलॉजिकल स्टेज प्रीडोमिनेट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट 500 ईयर्स ए मेटाफिजिकल स्टेट आया, जो कि रिप्लेस किया गॉड को विथ फिलोसफिकल आइडियाज सच एज नेचर एंड नेचुरल लॉ। सो नेचर एंड नेचुरल लॉ डायरेक्टली कह सकते हो कि आप यू मस्ट बी अवेयर अबाउट न्यूटन्स लॉ,
गैलीलियो का जो भी प्रिंसिपल था, तो वहां से उन्होंने कैसे नेचुरल लॉ बना रहे थे जो भी यूनिवर्सल हुआ करता था, तो वो सारी चीजें से सोशियोलॉजी भी इन्फ्लुएंस हो रही थी। ठीक है, सो इसको देखते हैं डिटेल में कि ये 3 स्टेजेस जो है वो क्या क्या थे। सो बेसिकली वी कैन सी इन डिटेल, तो इसको भी देखते हैं। सो जो पहला स्टेज था आपका थियोलॉजिकल स्टेज, उसको कह सकते हैं कि ए स्टेज इन विच द माइंड एक्सप्लेन्स फेनोमेना ऑफ मुंडेन ऑकरेंस बाय एस्क्राइबिंग देम टू अनफेथेबल गॉड्स। ठीक है, तो जो भी मुंडेन ऑकरेंस हो रहा था वो हम गॉड पे छोड़ दे रहे थे, गॉड के थ्रू हम एक्सप्लेन करते थे। द फैक्ट इज दैट विदाउट सम गाइड one cannot begin to make systematic observation। so ये एज्यूम करके चलते थे कि गॉड हमारा गाइड है, उसके थ्रू ही हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। and sciences in their infancy could not escape the questions relating to the essence of phenomena and their ultimate origin, to which theological answers are most appropriate। ठीक है, तो साइंस को उसमें क्या था कि नेसेंट स्टेज में था। द मेटाफिजिकल स्टेज इन विच abstract forces, powers and essences rather than spiritual forces are considered responsible for worldly affairs। ठीक है, तो मेटाफिजिकल स्टेज में क्या था आपका, abstract forces था। abstract forces क्या होता है, जो कि आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, जिसका आपका ग्राउंड डेटा नहीं है, तो वो मेटाफिजिकल स्टेज में था। ठीक है, एंड देन फाइनली स्टेज क्या था आपका, एक पॉजिटिव स्टेज और साइंटिफिक स्टेज इन विच वी अबैंडन द सर्च फॉर अल्टीमेट ऑरिजिन्स, पर्पसेस और abstract forces and become more concrete and focused। we observe the relations between phenomena and arrive at a laws, because the aim of positive philosophy is to consider all phenomena as subject to invariable natural laws। so basically ये आपका 3 स्टेज था। सिंपल सेंस में मैं आपको बताऊं एक वर्ड में, so basically क्या हो रहा था आपका, जो थियोलॉजिकल स्टेज था उसमें क्या था कि रिलीजन के बेसिस पे आप चीजों को समझते थे। ठीक है, रिलीजन हर गॉड आप मानते थे कि सब कुछ जो भी हो रहा है गॉड के कारण हो रहा है। एंड देन मेटाफिजिकल स्टेज था, उसमें क्या था कि रीजन प्रीडोमिनेट कर रहा था, बट आपके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था, तो यहाँ पे रीजन था। फिर आपका पॉजिटिव स्टेज आया, उसमें क्या हुआ कि रीजन के साथ साथ आपको ग्राउंड रियलिटी भी देखना पड़ेगा, आपको एम्पिरिकल रियलिटी भी देखना पड़ेगा। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि रीजन प्लस डेटा यहाँ पे आया, ऑब्जर्वेशन आया। सो और अभी डिटेल में देखते हैं। सो मेटाफिजिकल स्टेज क्या था, मेटाफिजिकल स्टेज में बेसिकली क्या था, टू डिवाइज ए थ्योरी ऑफ द नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी और द वर्ल्ड एज ए होल। ठीक है, वाइडली चैलेंज इन 20th सेंचुरी ईस्टर्न फिलॉसफी। 20th सेंचुरी का जो ईस्टर्न फिलॉसफी है उसमें चैलेंज किया गया। इट फ्लरिश्ड इन क्लासिकल ग्रीस में फ्लरिश्ड किया, एंड ऑल्सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन इन 17th सेंचुरी यूरोप। philosophers such as Descartes, Leibniz and Spinoza thought that a systematic use of reason, basically इसमें क्या हो रहा था, systematic use of reason could lead them to view of the nature of the world which turn out to be very different in character from our ordinary everyday understanding of it। ठीक है, तो जो everyday understanding है उससे completely different था, क्योंकि वहां पे रीजनिंग कर रहे थे। ठीक है, फिलोसफर Immanuel Kant and David Hume are the sources of modern skepticism about the pretension of metaphysics। so ये जो इमैनुअल कांट थे और डेविड ह्यूम थे, इन्होंने बोला कि सिर्फ आप सिस्टमेटिक यूज ऑफ रीजन से चीजों को नहीं समझ सकते हो, आपके पास बेसिकली आगे ये बोलते हैं, फॉर बोथ थिंकर सिग्निफिकेंट यूज ऑफ लैंग्वेज is possible only within the bounds of possible experience। so they are saying कि आपको experience की भी जरूरत है। experience आगे जाके it became like evidence, data which we say data right now। so they are saying कि आपको observe करने की भी जरूरत है, just abstract understanding से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि पॉजिटिव स्टेज में क्या हुआ। Comte felt he was launching the third stage of history in which science could replace religion and metaphysics by basing knowledge on observation। so he said कि नॉलेज को आपको बेस्ड करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन पे थ्रू द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस आपके पास क्या क्या है, आप देख सकते हो, तो उसके बेसिस पे अगर किसी चीज को देखते हो तो आप अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ ये चीजें हो रही है, या फिर आप सुन सकते हो, सुन के भी आपका होता है, टच कर सकते हो आप, तो जो भी 5 इंद्रियां हैं आपकी उसके थ्रू आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, रादर देन ऑन द बिलीफ और लॉजिक अलोन। सो बेसिकली आपने एक मूवी आई थी आपको देखी
उसमें संजय मिश्रा किसी भी चीज पे तभी बिलीव करता है जो अपने आंख से देख पाता है। तो उसी तरह से ही सेइंग कि आपका क्या है कि नॉलेज को बेस्ड करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन से, और ऑब्जर्वेशन आप कैसे करते हो, 5 सेंसेस के बेसिस पे। कॉम्टे फील्ड दैट सोसाइटी कुड बी ऑब्जर्व एंड देन एक्सप्लेन लॉजिकली एंड रेशनली, and that sociology could be as scientific as biology or physics. So basically उस कॉम्टे का पर्पस था कि सोशियोलॉजी को भी हम साइंस की तरह, जो कि फिजिक्स है या फिर आपका बायोलॉजी है, उस तरह से बनाएं। और कैसे बनाएंगे हम, जो भी फिजिक्स में आपका नेचुरल लॉ है, जैसे यूनिवर्सल टुवर्ड्स यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं, जो भी वो थ्योरी बनाते हैं, तो उसी तरह से हम सोसाइटी में भी लॉ को ढूंढेंगे, पैटर्न को ढूंढेंगे और उसको यूनिवर्सल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये इनका पर्पस था। ठीक है, फिर क्या है कि पॉजिटिविज्म फिलॉसफी ऑफ साइंस, पॉजिटिविज्म को फिलॉसफी ऑफ साइंस भी कहते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इट स्टैंड स्क्वायरली विद इन द एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन। सो यू मस्ट बी सीइंग राइट नाउ कि सोशियोलॉजी में जनरली हम क्या करते हैं, इथनोग्राफी करते हैं। तो इथनोग्राफी में क्या करते हैं कि हम ग्राउंड पे जाते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वो वहां पे क्या करते हैं कि ऑलरेडी वी हैव सम रीजन, वी हैव रीजन आउट, बट यू नीड टू गो टू द ग्राउंड एंड फाइंड आउट द एम्पिरिकल एविडेंस। तो वो इसी पॉजिटिविज्म के कारण भी कह सकते हो कि इम्प्रेसिस्ट ट्रेडिशन आया। ठीक है, मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन इज रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ पॉजिटिव नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन क्या था, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग था, इसका कोई ग्राउंड बेसिस नहीं हुआ करता था। तो उसको रिजेक्ट किया गया और बाद में क्या हुआ कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आप रियलिटी को समझने की कोशिश करना शुरू किए। ठीक है, इन अ सेंस ऑल सोशल रिसर्च डिसेंड्स फ्रॉम कॉम्ट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि कॉम्ट जो कि पॉजिटिविज्म का फाउंडेशन करा, तो जो भी ऑल सोशल साइंस है यहाँ से डिसेंड करता है। His view that society could be studied scientifically formed the foundation for subsequent development of the social sciences. So you can see in his optimism for the future, he coined the term positivism to describe this scientific approach in contrast to what he regarded as negative elements in the Enlightenment. So basically आपने मेरा वीडियो आप देखो, वो जो कैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ, तो उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट कि एनलाइटनमेंट का 2 पैराडाइम क्या था, एक तो रीजनिंग था, रीजन के बेसिस पे, दूसरा आपका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। तो जनरली क्या था, एनलाइटनमेंट के समय मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ रीजनिंग पे रिलाई कर रहे थे, तो वही बोलता है कि निगेटिव एलिमेंट्स था एनलाइटनमेंट का। ठीक है, सो बेसिकली दूसरा थिंकर कौन है जो पॉजिटिविज्म को और सिस्टमेटिकली कह सकते हो कि एस्टैब्लिश करा, ही इज इमाइल डर्कहाइम। उनका देख सकते हो कि 1858 से 1970 तक उन्होंने कंट्रीब्यूट करा सोशियोलॉजी में। ठीक है, सो नाउ वी कैन सी ही कंसोलिडेटेड एंड एलाबोरेटेड पॉजिटिव सोशियोलॉजी इन अ वे द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये आप देख लो, ये इन्होंने बुक लिखा है, it can be asked in your objective exam, that he published in 1895 gave a new momentum to the discipline. The subject matter of sociology, he repeatedly emphasized, is the domain of social facts that cannot be comprehended by any other discipline. So basically you can say, ठीक है, it is therefore important to know how he defines social facts. So right now we will see कि social fact कैसे define करते हैं। According to Durkheim, basically social facts is subject matter of sociology. So basically कोई भी discipline का subject matter होता है, तो उसी तरह से आप कह सकते हो कि positivism के अनुसार देखोगे या फिर डुर्कीम के अनुसार देखोगे, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, सोशल फैक्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं सोशल फैक्ट्स होता क्या है। तो सोशल फैक्ट का डिफिनीशन आपका है, ए सोशल फैक्ट इज एवरी वे ऑफ एक्टिंग। कोई भी आप एक्टिंग करते हो तो वो हो गया आपका फिक्स्ड और नॉट, इधर फिक्स्ड है या नॉट है, कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। तो पहला फीचर क्या है, कोई भी आपका एक्शन जो होता है अगर एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट है, और अगेन एवरी वे ऑफ एक्टिंग विच इज जनरल, दूसरा जनरल होना चाहिए। ठीक है, थ्रू आउट ए गिवन सोसाइटी, पूरे सोसाइटी में जनरल होना चाहिए, while at the same time existing in its own right independent of its individual manifestation। उसका खुद का एग्जिस्टेंस होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसको इन्होंने सुई जेनरिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना सुई जेनरिस। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इलाबोरेट करा कि सोशल फैक्ट को आप अंडरस्टैंड करो कैसे करोगे, तो इन्होंने रूल्स लिखा, द रूल्स ही प्रेस्क्राइब फॉर स्टडिंग सोशल फैक्ट्स। सो व्हाट आर द रूल्स टू ऑब्जर्व सोशल फैक्ट्स एज ए थिंग। इन्होंने बोला कि सोशल फैक्ट को एज ए
थिंग आपको ट्रीट करना है या फिर ऑब्जर्व करना है। यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विथ योर ओन आइडियाज एंड सेंटिमेंट। तो इसको हम इलाबोरेटली देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रूल्स दिए थे, ठीक है, तो उसको अभी वी विल सी इन डिटेल। सो बेसिकली ही सेइंग, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैरिज को मानते हैं कि ये एक सोशल फैक्ट, तो इसमें क्या क्या होगा। एज एन इंडिविजुअल you may not like the institution of marriage, but when as a sociologist you plan to study marriage as a social fact, retain your objectivity, separate your own likes and dislikes from facts, and see it as a thing codified in marriage laws, religious traditions and social customs. So you can see कि ये क्या बोल रहे हैं कि आपको अपना जो डिसलाइक है, लाइक्स है, उसको एबेंडन करना है, और जो भी रिलीजियस कह सकते हो कि कोडिफाइड है, मैरिज लॉ है, रिलीजियस ट्रेडिशन है और कस्टम, उस सेंस में देखना है। इन अदर वर्ड्स इट इज लाइक सेपरेटिंग द नोअर फ्रॉम द नोन फैक्ट्स फ्रॉम वैल्यूज, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, नोअर को नोन से सेपरेट करना है। इट इज सिमिलर टू द वे ए फिजिसिस्ट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एटम्स और जियोलॉजिस्ट स्टडीज द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। सो बेसिकली यू कैन सी द एग्जांपल कि कैसे एक फिजिस्ट है जो एटम को पढ़ता है तो वो अपने आप को उससे रिलेट नहीं करता, ही कंसीडर एटम एज ए सेपरेट थिंग फ्रॉम हिमसेल्फ। सो उसी तरह से जियोलॉजिस्ट भी माउंटेन्स को जब पढ़ते हैं तो वो भी इसी सेंस में देखते हैं, ठीक है। सो ए सोशियोलॉजिस्ट मस्ट फॉलो दिस फंडामेंटल लेसन्स ऑफ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। सो बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव को कैसे वो करोगे, तो इन्होंने इस तरह से बताया कि आपको सोशल फैक्ट को एज ए थिंग कंसीडर करना है, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। फॉर डर्कहाइम सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आर ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट and cannot be reduced into psychological terms. So यहाँ से आप देख सकते हो कि डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को भी डिस्टिंग्विश करा है, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। इट वाज इन दिस सेंस दैट डर्कहाइम मेड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट ए होल इज नॉट आइडेंटिकल विद द सम ऑफ इट्स पार्ट। सो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी में इंडिविजुअल का सम्स होता है, इंडिविजुअल का सम्स नहीं है, ये अपने आप में एक नई रियलिटी होती है। जो भी सोसाइटी में जो भी सोशल फैक्ट्स हैं, द डिटरमाइनिंग कॉज ऑफ ए सोशल फैक्ट शुड बी सॉट अमंग द सोशल फैक्ट्स प्रीसीडिंग इट एंड नॉट अमंग द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। तो जब आप सोशल फैक्ट को समझने की कोशिश करते हो तो आपको सोशल फैक्ट से ही रिलेट करना पड़ेगा, आप इंडिविजुअल कॉज को कोशिश नहीं कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल, जैसे आप मैरिज को समझना चाहते हो तो मैरिज को आप किसी इंडिविजुअल का जो साइकोलॉजिकल रीजन है उससे रिलेट नहीं करोगे, मैरिज को आप देखोगे किसी रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में, किसी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमेशा आपको सोशल फैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना पड़ेगा। टू एक्सप्लेन ए सोशल फेनोमेना एज डर्कहाइम आर्ग्यूड इज टू फाइंड इट्स कॉज एज वेल एज इट्स फंक्शन, ठीक है। तो आपको कॉज भी डिटरमाइन करना पड़ेगा और फंक्शन को भी डिटरमाइन करना पड़ेगा टू एक्सप्लेन ए सोशल फिनोमेना, एंड बोथ कॉज एंड फंक्शन आर एसेंशियली सोशल, नॉट टू बी रिड्यूस टू द इंडिविजुअल साइक। सो मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा सोशल में ही देखना पड़ेगा। सोशल बेसिकली क्या होता है, इट्स मोर देन इंडिविजुअल, यू कैन नॉट से कि इट्स अ सम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो पॉजिटिविज्म के बारे में और देखते हैं। तो आपने देखा कि पॉजिटिविज्म के दो मेन थिंकर है, आपका ऑगस्ट कॉम्ट है एंड इमाइल डर्कहाइम। यू आर विटनेसिंग एन एंडेवर टू रिकंसाइल पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी विद सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो पॉजिटिविज्म भी क्या करते हैं, सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिविज्म इट सीम्स इज बोथ एन असर्शन ऑफ साइंस एज वेल एज ए क्वेस्ट फॉर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस है कि नहीं, तो इस डिबेट को ये एड्रेस करते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि सोशियोलॉजी ये पूरा बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी साइंस होता है, ठीक है, और उसमें इनका क्या एम्फेसिस है, ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। द सर्च फॉर प्रिसीजन, ऑब्जेक्टिविटी, कॉजलिटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी मेड इट एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि मर्टन ने 4 इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव्स ऑफ साइंस दिया है, तो वो क्या क्या है उसके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने 4 कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनल इम्पेरेटिव ऑफ साइंस, ये बहुत ही फेमस है, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और इसमें भी लिख सकते हो कि कैसे एक सोशियोलॉजी साइंस है, ठीक है। सो देखते हैं सोशियोलॉजी इज यूनिवर्सल, ठीक है, उसको फर्दर देखते हैं कि कैसे। द वैलिडिटी ऑफ ए साइंटिफिक स्टेटमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलरिस्टिक क्राइटेरियन, it is against all sort of ethnocentricism
ठीक है। इथनोसेंट्रिसिज्म मतलब होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जिस सोसाइटी में रहते हो उसी के कल्चर के पर्सपेक्टिव से आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। इट इज वैलिड फॉर ऑल। सो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कोई भी स्पेस में जाओ, मतलब कोई भी सोसाइटी में जाओ, कोई भी टाइम में जाओ, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, वो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का एक अलग सोसाइटी है, अगर मैं यूके चला जाऊं, लंदन चला जाऊं तो उसका अलग सोसाइटी है। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है कि दिल्ली में भी और यूके में भी आपका सेम ही पैटर्न दिखे। दूसरा है कि साइंस इंप्लाइज द कम्युनिज्म ऑफ नॉलेज। इसका मतलब होता है साइंटिस्ट इट इज आर्ग्यूड वांट नथिंग मोर देन स्टीम एंड रिकॉग्निशन, साइंटिस्ट फाइंडिंग एंड डिस्कवरीज far from remaining a private property become a collective heritage. It is this shared culture that enables science to evolve, grow and progress dramatically. So basically आपको क्या करना है, साइंस का जो नॉलेज है वो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेसिबल नहीं हो सबको। तो साइंस का नॉलेज हमेशा एक्सेसिबल होना चाहिए टू ऑल। साइंस डिमांड्स disinterestedness, ठीक है। So a process of rigorous scrutinization and examination of one's finding without any bias, ठीक है। तो बायसनेस नहीं होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म दैट डिस्टिंग्विश इट, ठीक है। सो बेसिकली ये हमेशा स्केप्टिज्म में रहता है, कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये फाइंडिंग है तो ये आपका सदा के लिए सही रहेगा। सो हमेशा आपको क्वेश्चन करना है। एवरीथिंग फॉर साइंस इज an object of critical inquiry. There is nothing sacred or profane. Basically sacred ऐसा होता है कि basically आप उसको टच नहीं कर सकते हो। तो कोई भी चीज sacred नहीं होता है साइंस के लिए, और कोई भी चीज प्रोफेन नहीं होता है। साइंस इन्वेस्टिगेट्स, एग्जामिन्स एंड प्रॉब्लमेटाइज एवरीथिंग। दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ साइंस। सो बेसिकली साइंस में क्या होता है कि हमेशा वो प्रॉब्लमेटाइज करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। सो हम उसी तरह से ये साइंस इवॉल्व करता है, ठीक है। सो फाइनली देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स था पॉजिटिविज्म का। पहला फीचर है इट बिलीव्स इन यूनिटी ऑफ मेथड। सोशियोलॉजी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल साइंसेज एज फार एज द मेथड ऑफ इंक्वायरी इज कंसर्न। सो बेसिकली क्या कर रहा है कि सोशियोलॉजी नेचुरल साइंस के मेथड्स को यूज करता है, सो दोनों में मेथड आपका सेम है। इट सेलिब्रेट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी। अगर आप पॉजिटिविज्म के पर्सपेक्टिव से सोशियोलॉजी को देखोगे तो ये ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी को सेलिब्रेट करता है। इट देयरफॉर सेपरेट्स द नोअर फ्रॉम द नोन, सब्जेक्टिविटी फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी एंड फैक्ट फ्रॉम वैल्यू। सो आप देख सकते हो कैसे बाइनरी में बेसिकली ये सेपरेट करता है। सोशियोलॉजी इज नॉट कॉमन सेंस। मैंने कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी पे भी वीडियो बनाया, उसको देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा। इट रेस्ट ऑन एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल्स which give a universal character to the discipline. Sociology is a formal and organized body of knowledge characterized by specialized skills and techno-scientific vocabulary, ठीक है। सोशियोलॉजी कैन स्ट्राइव फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन, दोनों के लिए कर सकता है स्ट्राइव। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू लॉ लाइक जनरलाइजेशंस। सो सोशियोलॉजी भी जनरलाइजेशन को अचीव कर सकता है। The scientific knowledge of society can be used for social engineering। और फाइनली जो कि आपने देखा कि पॉजिटिविज्म का क्या था, सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो सोशल इंजीनियरिंग करके आप उसको अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये वीडियो आपको जरूर पॉजिटिविज्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। The name of the channel is Vanavi Santosh, and at the same time you can follow me on Twitter and Instagram. My user ID is Vanavi Santosh. वहाँ पे कोई भी queries है you can message me on Twitter as well as Instagram. So thanks again guys, and अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe it and like the videos for more videos, and in the next videos I will be coming with the critique of positivism. So thanks again guys.